Hello everyone. How are you all? I hope you're all fine at your homes. This is Rashima, lecturer in English, Department of School Education, Haryana. Welcome to online English class. Students, today we are going to do lesson number 4, The Treasure Within from NCERT book It So Happened, prescribed for class 8. So let's begin. But before we read, I want to ask you something. क्या आपकी क्लास में सभी बच्चे एक जैसे होते हैं? सबका पढ़ाई में एक जितना ही मन लगता है? नहीं ना? बिल्कुल सही। हर क्लास में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ वो होते हैं जो खूब पढ़ाई करते हैं, टीचर्स का कहना मानते हैं, क्लास में डिसिप्लिन में रहते हैं, अपना सभी काम टाइम से पूरा करते हैं। लेकिन आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं, खूब शोर मचाते हैं, शरारतें करते हैं, टीचर्स का कहना भी नहीं मानते हैं और अपना कोई भी काम टाइम से पूरा नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। खूब पिटाई होती थी उनकी क्लास में। लेकिन फिर एक दिन उनके प्रिंसिपल ने उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ ऐसा कहा जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और इतना पढ़ना शुरू कर दिया, इतने सफल हुए कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। आज का हमारा जो लेसन है द ट्रेजर विद इन, वो यही बताता है कि हमारे अंदर एक ट्रेजर छुपा होता है, एक प्रतिभा का खजाना छुपा होता है जिसे हमें ढूंढना होता है, और अगर उसे हम ढूंढ लें तो हम जिंदगी में ज़रूर सफल हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। And the first part is about the interview between Hafiz Contractor. And the interview is conducted by Miss Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Valley School, Bangalore. So let's begin. Hafiz Contractor was an unhappy schoolboy. He loved things but detested mechanical learning. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक बहुत ही दुखी बच्चा था। स्कूल में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसे बहुत सारी चीज़ें करना पसंद था, लेकिन मैकेनिकल लर्निंग मतलब तकनीकी शिक्षा, मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स, और मैथमेटिक्स से तो उसकी कंपकंपी छूट जाती थी। व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। उसके प्रिंसिपल ने उसे जो कहा उससे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और वो बिल्कुल चेंज हो गया। नाउ वी स्टार्ट विद द इंटरव्यू एंड द फर्स्ट डायलॉग बिगिंस विद हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. व्हाट डज ही सेज? लेट्स सी. आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही भयानक सपना आया करता था। अभी बस कुछ 4-5 साल पहले ही वो सपना गायब हो गया है। Then Miss Bela Raja asks, "What nightmare are you talking about? And why do you think it has disappeared now?" मिस बेला पूछती हैं कि आप किस नाइटमेयर की बात कर रहे हैं और अब आपको ऐसा क्यों लगता है वो डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है। Then Hafiz Contractor says, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. मुझे लगातार इस तरह के बुरे सपने आते थे कि मेरा एक मैथ्स का एग्जामिनेशन चल रहा है और मुझे कुछ भी नहीं आता है. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. लेकिन अब मेरी साइकी यानी मेरे दिमाग ने शायद उस पर काबू पा लिया है. अब मैं एजुकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, शिक्षा के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं होती और ना ही मुझे अब ऐसे नाइटमेयर्स के लिए कुछ वक्त बचा है. Then Bela Raja asks, tell us something about your earliest memories in school. तो चलिए आप हमें अपनी कुछ प्रारंभिक
मेमोरीज यानी यादों के बारे में बताइए, स्कूल की यादों के बारे में बताइए। देन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर टेल्स, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। जब मैं फर्स्ट और सेकेंड क्लास में था तो मैं एक अच्छा बच्चा था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। और जब मैं थर्ड क्लास में पहुंचा तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और उसके बाद से मैं कभी नहीं पढ़ा। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मैं सारा दिन गेम्स खेलता था, इधर उधर भागता था और मजाक करने में और सबका मजाक उड़ाने में ही मेरा टाइम बीतता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। और एग्ज़ाम्स के टाइम में मैं कॉपी करता था, चीटिंग करता था। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and studied. और मैं क्या करता था, जो एग्जामिनेशन पेपर सेट किया जाता था मैं उसको हथियाने की कोशिश करता था कि किसी तरह से वो पेपर मुझे मिल जाए और फिर मैं उसे पढ़ लेता था। As I could not remember things that had been taught to me in class, क्योंकि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था वो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. हालांकि एक बार ऐसा हुआ कि मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, जब मैं 11th क्लास में पहुंचा तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, Look here, son. देखो बेटा, I have been seeing you from day one. मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। You are a good student, but you never studied. तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। I have taken care of you till today. आज तक तो मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखता आया हूँ, 10 साल हो गए। Now I can no longer take care of you, so you do it yourself. लेकिन अब मैं तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए अब तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। He talked to me for 5 minutes. प्रिंसिपल ने मुझसे 5 मिनट तक बात की। You don't have your father. तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। Your mother has worked so hard to bring you up. और तुम्हारी मदर ने, तुम्हारी माताजी ने इतनी कड़ी मेहनत की है तुम्हें पालने में। And paid all your fees all these years. और इतने सालों से तुम्हारी फीस भी दे रही हैं। But you have only played games. लेकिन आज तक सिर्फ तुमने गेम्स ही खेली है। Now you should rise to the occasion and study. अब तुम्हें इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। I used to be a very good sportsman. मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन मीन्स खिलाड़ी था। I had been the senior champion for so many years. और मैं बहुत सालों तक एक सीनियर चैम्पियन था अपनी गेम्स का। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। मैं अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम। मैं हर गेम खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। लेकिन उस साल मैंने ग्राउंड में एक कदम भी नहीं रखा। किस साल? जिस साल उसे उनके प्रिंसिपल ने बुलाकर समझाया। I would go for prayers and all I would do was eat and study. मैं सुबह प्रेयर में जाता था, असेंबली में जाता था और उसके बाद सिर्फ खाता था और पढ़ता था। I normally used to copy and pass. ज़्यादातर मैं क्या करता था? चीटिंग करता था और पास हो जाता था। But I realized that once I was in SSC, I could not do that. लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने महसूस किया कि अब तो मैं SSC, पुराने टाइम में SSC वॉज 12th एंड 12th इज़ बोर्ड, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैं इस तरह से चिटिंग करके पास नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने पढ़ाई शुरू की। व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, अब पढ़ाई करके मैंने SSC में 50% मार्क्स ले लिए, मीन्स सेकेंड डिवीज़न। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा,
सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, बेटे तुम ये सोचो कि तुम्हारी डिस्टिंक्शन यानी मेरिट आई है, अबव 80% आए हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारे 50% मार्क्स हैं। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। मेरे स्कूल डेज की ये एक बहुत ही अच्छी याद है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें किया करता था। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड आई कांट रिमेंबर। जहाँ तक चीज़ों का सवाल है मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। मैं हर चीज़ बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। कुछ भी याद रखने के लिए मुझे हर चीज़ एक फोटोग्राफ की तरह, एक चित्र की तरह याद रखनी पड़ती है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ। जब भी मैं कोई बुक रीड भी करता हूँ तो उसके कंटेंट्स मुझे याद नहीं रहते, मुझे वो एक पिक्चर की तरह, एक फोटोग्राफ की तरह ही याद रहते हैं। बट नॉट थ्रू माई माइंड। मैं अपने दिमाग से किसी चीज़ को याद नहीं रख पाता, मेरी आंखों में उस चीज़ की फ़ोटो मुझे याद रहती है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। इस तरह से मेरा माइंड काम करता है। नाउ बेला राजा asks, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? जब आप स्कूल में थे और आप अच्छा नहीं कर रहे थे पढ़ाई में, तो क्या आपके टीचर्स आपकी खिंचाई, पुल यू अप मीन्स आपकी खिंचाई करते थे, और फिर आपको कैसा लगता था? देन हफीज कॉन्ट्रैक्टर सेज, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। जब भी मेरी खिंचाई होती थी, पिटाई होती थी, मुझे कुछ भी नहीं लगता था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा खेल की तरफ था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। हर हफ्ते मेरी कैनिंग मीन्स छड़ी से पिटाई हुआ करती थी। देन बेला राजा आस्क्स, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, जब आप ये जानते थे कि होमवर्क ना करने की वजह से और गलत बिहेव करने की वजह से आपके टीचर्स आपसे नाराज़ रहते हैं, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? और आप ये भी जानते थे कि आपकी खूब पिटाई होने वाली है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड मीन्स आपकी मनोदशा कैसी होती थी? हफीज कॉन्ट्रैक्टर सेज, स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू। बस अपना हाथ आगे करो और वो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। इट वुड हर्ट बैडली, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन मैं उस दर्द को भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे तो खेलने जाना था, और अगर मैं याद रखता पिटाई तो मैं खेलने ना जा पाता, इसीलिए मैं उस पिटाई को भूल जाता था। देन बेला राजा आस्क्स, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड? आपको कभी भी असुरक्षित या भयभीत महसूस नहीं हुआ? फिर हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ खेलने में था और किसी भी चीज़ में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। मुझे उल्टी सीधी शरारतें करने में बहुत मज़ा आता था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी। एक दिन मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। तो मैंने क्लास में एक शरारत क्रिएट की, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, और पूरे 1 घंटे तक हम लोग चोर पुलिस। आपने भी कभी क्लास में राजा वजीर चोर पुलिस ज़रूर खेला होगा, तो उसने भी अपने दोस्तों के साथ पूरे 1 घंटे तक चोर पुलिस खेला। Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. अब यहाँ पर एक बात और हमें पता चलती है कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक हॉस्टल में, एक बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, वहीं पढ़ाई करते थे।
तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्हें हर हफ्ते, हर सैटरडे को स्कूल से बाहर शहर में मूवी देखने के लिए अलाउ किया जाता था. सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स. तो वो कहता है फिर मैं क्या करता था, हर सैटरडे को 40-50 स्टूडेंट्स से पैसे इकट्ठे करता था और खाना भी नहीं खाता था उस दिन. एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और भाग जाता था और टिकट्स खरीद के लाता था. ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट. हार्ट्स कंटेंट मीन्स जी भर के. और वापसी में रास्ते पर मैं पेट भर के, जी भर के खाना खाता था. आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग. अब इतनी शरारतें करने के बाद हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और क्या बताते हैं कि वो एक गैंग के लीडर भी थे. आपने भी देखा होगा स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गैंग्स बना लेते हैं. वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज. और हम लोग एक गैंग की दूसरे गैंग के साथ फाइट भी होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, और हम लोग क्या करते थे, स्ट्रैटेजीज प्लान करते थे, योजनाएं बनाते रहते थे. दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी अकेडमिक्स. किसी भी अकेडमिक सब्जेक्ट से ज़्यादा, किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा मुझे ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट दिया करती थी. स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर. और जो मेरे जूनियर्स होते थे वो मेरी टेक्स्ट बुक्स एक साल पहले ही बुक कर लिया करते थे आने वाले साल के लिए, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू. क्योंकि मेरी बुक्स तो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती थी, नई होती थी. आई प्रोबेबली ओपन देम 1 day बिफोर एग्जाम्स. क्योंकि मैं अपनी बुक्स को एग्ज़ाम से सिर्फ एक दिन पहले ही खोला करता था. स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर सम वोकैबुलरी वर्क. तो आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको उन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है जैसे हमारी डिक्शनरी में वर्ड्स लिखे जाते हैं. एंड द वर्ड्स आर डिटेस्टेड, शिवर्स, नाइटमेयर, disappeared, psyche, memories, pranks, distinction, canning, threatened, distraction, gang and academics. ये सभी वर्ड्स आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप दो फ्रेंड्स हैं, रजत एंड राहुल. अगर हम डिक्शनरी में देखें तो रजत और राहुल में से कौन सा नेम पहले आएगा? दोनों ही नेम्स आर लेटर से शुरू हो रहे हैं. तो अब कैसे पता चलेगा कि पहले रजत का नाम आएगा या राहुल का? तो अब हमें सेकेंड लेटर देखना पड़ेगा. रजत की स्पेलिंग है RAJAT एंड राहुल की स्पेलिंग्स हैं RAHUL. अब सेकेंड लेटर भी सेम है. तो अब हमें क्या करना होगा? नाउ वी विल चेक द थर्ड लेटर ऑफ बोथ द नेम्स. नाउ रजत का थर्ड लेटर है J और राहुल का थर्ड लेटर है H. अब आपको पता ही है अल्फ़ाबेट में H पहले आता है या J. इट्स HIJ. तो मीन्स राहुल डिक्शनरी में पहले आएगा और रजत बाद में आएगा. इसी तरह से आपको सभी वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके साथ साथ इसके हिंदी मीनिंग्स भी लिखने हैं और ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करना है. तो यू विल एंजॉय दिस एक्सरसाइज, वेरी इजी. तो सभी स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है. ओके स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2 ऑफ द लेसन. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आगे कुछ लाइंस दी गई हैं. दैट ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन. अब हम उसके स्कूल टाइम से आगे कॉलेज टाइम की बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में.
तो इसमें बताया गया है कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से अचानक ही आर्किटेक्चर के फील्ड में पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? क्योंकि उन्हें बहुत कम फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज आती थी। सेकंड हम इस पार्ट में करेंगे, ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। अब जो वो प्रैंक्स खेला करते थे, जो वो शरारतें किया करते थे, उनसे भी वो ऑफ बीट हो गए, यानी बोर हो गए। When he found his calling, there was no looking back. और फाइनली जब उन्हें अंदर से आवाज़ आई तो उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर से हम अपने इंटरव्यू पर पहुंचते हैं। अब हमारी जो इंटरव्यूअर हैं मिस बेला राजा, वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछती हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो फील्ड है उसमें क्या किया जाता है? उसमें आपके घर हैं, आपकी मॉन्यूमेंट्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको डिज़ाइन करने का काम किया जाता है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन की जाती है, उनको बनाया जाता है। तो जो डिज़ाइनिंग का काम होता है वो हमारे आर्किटेक्ट्स करते हैं। सो दे आर डिज़ाइनर्स। तो बेला राजा पूछती हैं कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से कि आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे पहुंच गए। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody who had got below 80-85% was allowed to enter. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बहुत बड़ा कॉलेज था और जिस भी स्टूडेंट के एसएससी में 12th में 80 या 80% से कम मार्क्स आते थे उन्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिलता था। आई हैड ओनली 50% और मेरे तो सिर्फ 50% मार्क्स थे। आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी और मैंने सोचा कि मुझे आर्मी यानी सेना को ज्वाइन करना है। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। और मुझे आर्मी में ज्वाइन करने का एडमिशन लेटर भी मिल गया, लेकिन मेरी आंट, मेरी मौसी ने उसे फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स। फिर मैंने सोचा कि मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, पुलिस अफसर बनना है। माई मदर सेट, फिर मेरी मदर ने कहा, डोंट जॉइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, कि तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करनी, अपनी पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन क्या होती है? +2 के बाद जो 3 ईयर डिग्री कोर्स होता है, 3 इयर्स और 4 इयर्स, जैसे बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग और यहाँ पर बैचलर आर्किटेक्चर है जैसे, तो ये सब आपकी ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं। तो उसकी मदर ने कहा पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद कुछ करना। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो उसने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया? बॉम्बे का जय हिंद कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन किया। देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन। जैसे आपको स्कूल में संस्कृत या पंजाबी की ऑप्शन होती है, आपको कोई थर्ड लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, तो उसे वहाँ कॉलेज में फ्रेंच या जर्मन में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच। हालांकि मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी, लेकिन मुझे फ्रेंच के 7 words भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन। तो मैंने कौन सी लैंग्वेज ले ली? जर्मन। देन माई जर्मन टीचर डाइड। और फिर क्या हुआ? जो मुझे जर्मन पढ़ाते थे उस टीचर की मृत्यु हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज। कॉलेज वालों ने मुझे कहा कि अगर आपको जर्मन फ्रेंच नहीं पढ़नी है तो आप कॉलेज चेंज कीजिए और टेक फ्रेंच, या फिर फ्रेंच लीजिए। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज? अब मेरे पहले से ही 50% मार्क्स थे, तो मुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन कौन देगा? आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। जय हिंद कॉलेज में भी मैंने इन्फ्लुएंस यानी सिफारिश से एडमिशन लिया था। सो आई थॉट ओके, तो मैंने सोचा ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन।
और मैं फिर से फ्रेंच पढ़नी मैंने शुरू कर दी। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न। अब मुझे क्योंकि फ्रेंच इतनी अच्छे से नहीं आती थी तो मैंने अपनी एक कज़न सिस्टर से फ्रेंच सीखनी शुरू की। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ और वो मैरिड थी और उसकी मैरिज हुई थी एक आर्किटेक्ट से। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच और मेरी कज़न के घर पर ही आर्किटेक्ट उनके हस्बैंड का ऑफिस था। तो मैं जब अपनी कज़न से फ्रेंच सीखने जाता था तो आर्किटेक्ट के ऑफिस में भी पहुंच जाता था। बेला राजा पूछती हैं, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर? तो तभी आपने सोचा क्या कि आपको आर्किटेक्चर ज्वाइन करना है? हफीज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस। वो कहता है वास्तव में ये सब कुछ अचानक ही हुआ। कैसे हुआ? इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैंने एक आर्किटेक्ट को देखा, वो विंडो की डिटेल बना रहा था, विंडो का डिज़ाइन बना रहा था। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस्ड लर्निंग। और जैसे कि विंडो डिटेल इतनी आसान नहीं होती है, बहुत एडवांस्ड लर्निंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। अब मैंने उसे बताया कि जो वो विंडो की ड्राइंग बना रहा है वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि जो विंडो वो बना रहा है, डिज़ाइन बना रहा है, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली तो विंडो खुलेगी ही नहीं। ही देन हैड अ बेट विद मी, और उसने मुझसे बेट लगाई, शर्त लगाई। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। और बाद में उसे पता चला कि सच में उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड। अब मेरी जो वो कज़न थी, उसके हस्बैंड जो आर्किटेक्ट थे, वो बड़े सरप्राइज हुए, हैरान हुए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। उन्होंने मुझे आर्किटेक्चर से, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, कुछ विशेष चीज़ें ड्रॉ करने को कहा, विच आई इमीडिएटली डिड, जो मैंने एकदम से बना दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। उन्होंने मुझे एक घर डिज़ाइन करने के लिए कहा और मैंने एक घर डिज़ाइन कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। अब हम आर्किटेक्चर के कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए। द प्रिंसिपल वार्नड मी। प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स। मैं तुम्हें एंट्रेंस में पार्ट लेने का मौका दे दूंगा। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। लेकिन अगर तुमने एंट्रेंस क्लियर नहीं किया तो मैं किसी सिफारिश के बेसिस पर तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। और मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ ग्रेड आया। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। और उस दिन के बाद से तो जैसे सब कुछ एक केक वॉक, यानी कि बहुत ही आसान हो गया। आई हैड नेवर मेड अ प्लान। मैंने कभी भी किसी भी डिज़ाइन के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। लेकिन मैं जानता था कि अगर हम ऊपर से किसी भी चीज़ को देखें तो वो कैसी दिखेगी। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज। जैसे हम सर्कल में सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्टर पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि मुझे सेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक। लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर हम किसी प्लान को काटते हैं तो वो किस तरह से दिखाई देता है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। और उसके बाद तो मैं हर क्लास में हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट मीन्स अबव 60% ही मेरे मार्क्स आते थे। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जितनी भी समझ है ये वहीं से आई जैसे मैं स्कूल के दौरान खेलता था। क्या खेलते थे हम स्कूल के दौरान?
आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। स्कूल में मेरा एक बहराम दिवेचा नाम का एक फ्रेंड था। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनेशन। और हम दोनों आपस में कंपटीशन किया करते थे। किस चीज़ का कंपटीशन? डिज़ाइनिंग का। क्या डिज़ाइन करते थे? फोर्ट्स यानी किले, गन्स बंदूकें, एम्यूनेशन यानी कारतूस, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन किया करते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और एक दूसरे से अलग दिखने के लिए हम कुछ ना कुछ डिज़ाइन करते रहते थे। In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me. जब मैं स्कूल में था सेकेंड या थर्ड क्लास में, तो मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता। उन्होंने मेरे स्केचेस देखे जो हम डिज़ाइनिंग किया करते थे, और उन्होंने मुझे कहा, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स। देखो तुम हर काम में निकम्मे हो, यूजलेस हो, बट योर स्केचेस आर गुड। लेकिन ये जो तुम स्केचेस बनाते हो ये अच्छे बनाते हो। वेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम देखना तुम आर्किटेक्ट बनना। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट शी वॉज राइट। उस टाइम तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे लगता है वो बिल्कुल सही थी। Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. और बाद में जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं वापस उनसे मिलने गया और मैंने उन्हें बताया। Now बेला राजा asks, why do you think you did not like studies? आपको क्या लगता है आपको स्टडीज पसंद क्यों नहीं थी? Was it because you felt you could not cope? क्या आपको ऐसा लगता था कि आप पढ़ नहीं पाओगे? कुड नॉट डील विद द करिकुलम, या आपको जो सिलेबस था वो पसंद नहीं था? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद। कि जो चीज़ें मुझे समझ में आती थी थोड़ी बहुत, उनमें भी मैं बहुत बुरा था, जैसे लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज थी, फ्रेंच, साइंस एंड ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट्स में मैं बहुत ही नालायक था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, और मैथ्स तो मेरा बहुत ही बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बस मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं बस पढ़ने के लिए पढ़ रहा था। पेरेंट्स ने कह दिया पढ़ लिए, तो टीचर्स ने कह दिया और पढ़ लिए। वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। जो मुझे वो आज पढ़ाते थे 2 दिन बाद ही मैं वो भूल जाता था। I would not bother because there was no application of mind there to begin with। अब कुछ भी पढ़ाई करने से पहले उसमें दिमाग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि सब चीज़ समझने का कुछ लगता नहीं था मुझे, और सब कुछ क्या था, सिर्फ रट्टा मारने का था, तो इसलिए मैं कोई परवाह नहीं करता था। मिस बेला राजा पूछती हैं, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग? क्या आपको लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बहुत बोरिंग होता था? और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन? या आपको ये लगता है कि एक बार उन्होंने जो पढ़ा दिया और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था, उसके बाद आपको बाकी सारा लेसन बेकार लगता था, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। एक बोर्डिंग स्कूल, एक हॉस्टल में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। हम हर दिन बस एक तरह से ज़िंदा रह रहे थे, जीवित रह रहे थे। नाउ अ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट। तब के दिनों में बहुत कम टेस्ट हुआ करते थे, आजकल तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी। पुराने टाइम में जब हमारे टेस्ट हुआ करते थे, हम बस नकल कर लिया करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। और टीचर को लगता था कि हमने अपना काम कर लिया, हालांकि हम अपना काम चीटिंग से करते थे। मिस बेला राजा पूछती हैं, देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज
go hand in hand. कंटेंशन मीन्स विवाद. ऐसा विवाद है कि गिफ्टेडनेस यानी प्रतिभाशीलता और लर्निंग डिसेबिलिटीज, सीखने की अयोग्यता, ये दोनों साथ साथ चलती हैं. मीन्स जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिभावान बच्चे होते हैं, उनकी जो सीखने की एबिलिटी होती है वो नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग होती है. क्या डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या आपको लगता है आपके ऊपर भी ये अप्लाई होती है? क्योंकि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो नॉर्मल क्लासरूम्स में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास. देखिए, मैं अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की बात बताता हूँ. दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स. वो बच्चे जो क्लास में हमेशा फर्स्ट या सेकेंड आते थे, आज वो बहुत ही ऑर्डिनरी यानी बहुत ही साधारण नौकरियां कर रहे हैं. मिस बेला राजा कहती हैं, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस. वो कहती हैं, हाँ, मैंने भी बहुत सारी जगहों पर ऐसी सिचुएशन देखी है. वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली टुडे. जहाँ पर मुझे लोग बताते हैं कि हमारी क्लास के जो टॉपर्स हैं वो बड़ी आम सी चीज़ें कर रहे हैं, वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट. वो कहते हैं कि जिस तरह से हम स्कूल में रहते थे, जैसी लाइफ हम जीते थे, हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत डिफरेंट थी, तो उसी के कारण हम स्ट्रीट स्मार्ट हो गए, यानी कि आत्मनिर्भर हो गए. हमने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर घूम कर ही सीख ली. आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन. मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैंने खुद से सीखी, खुद से की, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा. देन व्हाट अकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी. जो मेरी पढ़ाई से, मेरे सब्जेक्ट से मैं सीख पाता, उनसे कहीं ज़्यादा मैंने अपने आप से चीज़ें करके सीखा. मिस बेला राजा कहती हैं, दैट इज़ बिकॉज पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर. क्योंकि शायद आपकी पर्सनालिटी और आपके अंदर वो स्किल्स, वो कौशल थे. यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद. क्योंकि शायद आपको वो करने का तरीका समझ में आ गया जिसमें आप कंफर्टेबल थे. एंड यू डिफाइड एवरी रूल. और आपने हर एक रूल को तोड़ा. सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू. और आपने सारे रूल्स तोड़े क्योंकि आप वो करना चाहते थे जो आपका मन था. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. पढ़ाई के अलावा मेरा बाकी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था. इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड. वो कहता है कि अगर सपोज़ मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ और बारिश शुरू हो गई, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट. तो मैं सोचता था, मैं उस बारिश के बहते हुए पानी के बारे में सोचता था, और फिर ये सोचता था कि इस पानी को रोकने के लिए किस तरह से एक डैम, एक पुल बनाया जा सकता है. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर. मैं पानी के बहाव के बारे में सोचा करता था विद इन द डैम, कि अगर डैम बिल्ड किया गया, डैम बनाया गया, तो उसमें पानी किस तरह से बहेगा. एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड. और उस डैम में कितना पानी आ सकेगा. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. तो उस बारिश के दिन का जो मेरा इंटरेस्ट रहता था वो ऐसा होता था. वेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग. अब कभी कभी मेरे अगर फ्रेंड्स के शर्ट का बटन गुम हो जाता था खेलते या लड़ते वक्त, दे वुड कम रनिंग टू मी. वो लोग भाग कर मेरे पास आते थे. एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक यूजिंग अ ब्लेड. और डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे स्कूल में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. और किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट अपनी शर्ट का बटन मिस नहीं कर सकता था. मीन्स उनकी शर्ट के बटन
टूटे हुए नहीं होने चाहिए थे। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। यहाँ तक कि रात का खाना भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही मिलता था, उसके बाद अगर आप यूनिफॉर्म चेंज करते हो तो कोई बात नहीं। मिस बेला राजा पूछती हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। वो कहते हैं चलो अब तो ये हो गई आपके स्कूल के कॉलेज की बातें, अगर हम आज की बात करें तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि किसी भी क्लाइंट को किस तरह का डिज़ाइन, किस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, उसके लिए कैसा डिज़ाइन करना है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस। मैं जो भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं मैं उनका चेहरा देखता हूँ, हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े देखता हूँ, द वे ही टॉक्स, वो किस तरह से बात करते हैं, एंड प्रोनाउंसेस, और वो अपने वर्ड्स को बोलते कैसे हैं, उनका उच्चारण कैसा है, द वे ही ईट्स, और खाते कैसे हैं वो, एंड आई वुड नो वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और उनकी इन सभी चीज़ों से मैं जान जाऊंगा कि उनका टेस्ट किस तरह का होगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और इस तरह से मैं जान पाता हूँ कि किस तरह के स्ट्रक्चर में वो कंफर्टेबल होंगे। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट। मैं हर डिज़ाइन को बहुत ही स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि एकदम से ऑन द स्पॉट उसी टाइम डिज़ाइन कर लेता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। मैं कोई प्री प्लानिंग नहीं करता और फिर वो पेपर मैं अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़ को आगे कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्दर डिज़ाइन के लिए दे देता हूँ। मिस बेला राजा पूछती हैं, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, कि आप इस तरह से अंदर से ही एकदम से नेचुरली इस चीज़ को करते हो। कॉल इट इंस्टिंक्ट, वो कहता है कि आप इसे मेरी इंस्टिंक्ट समझिए, मेरी अंदर की प्रतिभा समझिए। कॉल इट अरिथमेटिक, या इसे आप कोई मैथमेटिक्स समझिए, वॉट एवर, जो भी हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स। जिस मैथमेटिक्स से मैं इतना डरता था, अब वो सारी चीज़ें एक मैथमेटिक्स की तरह मेरे पास आ जाती हैं। पुटिंग डिज़ाइन, किस तरह से मुझे डिज़ाइन करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर, और क्लाइंट की साइकोलॉजी, उसकी मानसिक स्थिति या उसकी सोशियोलॉजी, वो किस तरह के सोसाइटी में रहता है, ये सारी चीज़ों को जोड़कर, एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, और इन सब चीज़ों को जोड़कर मेरा मैथमेटिक्स बन जाता है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. यहाँ पर हम एक complete circle पर पहुँच जाते हैं कि मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से मैथमेटिक्स की अपनी खुद की डेफिनेशन देते हैं, जिस मैथमेटिक्स से वो डरते थे, कांपते थे। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट, कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिनसे वो इतनी हेट करते थे, इतनी नफरत करते थे, आज उन्होंने उसी सब्जेक्ट को अपने प्रोफेशन में ले लिया। टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, और आज उस मैथमेटिक्स से वो पूरी तरह से डील करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरह से हम अगर अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें, हमारे अंदर जो ट्रेजर छुपा हुआ है, ट्रेजर विद इन, अगर हम उसे पहचान लें तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। और हमारे अंदर की सबसे बड़ी डिसेबिलिटी क्या होती है? द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज़ अ बैड एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया गलत है तो वो ही हमारी सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है। अगर हम ये कहें कि मैं ये काम कर नहीं सकता, तो वहीं पर हमारी डिसेबिलिटी दिखाई देती है। So that's all. This was the chapter. Now we come to the multiple choice questions. I'll ask some questions from you and I'll see कि आपको कितना समझ में आया है। Question number 1. Hafiz's nightmare in school days was about.
हफीज को जो बुरा सपना आता था उसके स्कूल डेज में वो किसके बारे में था? ए आर्किटेक्चर, बी प्लेइंग गेम्स, सी मैथ्स टेस्ट और डी सिनेमा शोज। इन चारों में से किसके बारे में सपना आता था? एंड द ऑप्शन इज सी मैथ्स टेस्ट, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट स्टैंडर्ड हफीज लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज? कौन सी क्लास में पहुंचकर हफीज का स्टडीज में इंटरेस्ट खत्म हो गया? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड क्लास, ऑप्शन सी थर्ड क्लास और ऑप्शन डी फोर्थ क्लास। एंड द आंसर इज सी थर्ड क्लास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. When Hafiz approached to dash standard, the principal called him. जब हफीज क्लास में, कौन सी क्लास में पहुंचे जब प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया? ए 9th क्लास, बी 10th क्लास, सी 11th क्लास और डी SSC। एंड द राइट आंसर इज सी 11th क्लास। Now we come to question number 4. Hafiz passed his SSC with dash % marks. हफीज ने अपनी SSC कितने % मार्क्स से पास की? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 70%. एंड द राइट आंसर इज 50%, right? Okay, and the last question is, what did Hafiz receive every week? हफीज को हर हफ्ते क्या मिलता था? बताइए। ऑप्शन ए रिवॉर्ड, ऑप्शन बी टेस्ट, ऑप्शन सी मनी एंड ऑप्शन डी कैनिंग। सो व्हाट इज द राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज डी कैनिंग। छड़ी से उनकी पिटाई होती थी। सो दैट वाज द लेसन। आई होप यू अंडरस्टूड।